वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में, जो कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस से होता है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस क्या है आपको पता है? यह एक फंगाई है। तो हम आज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक चीज को पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस को पढ़ेंगे एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे माइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजी एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों की तरफ से हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिप्टोकोकस है क्या। तो आपको बेसिक याद होगा, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कुछ फंगी यीस्ट होते हैं, कुछ यीस्ट लाइक होते हैं। तो जो यीस्ट का एग्जाम्पल था वह वहां पे क्रिप्टोकोकस ही था। क्रिप्टोकोकस क्या होता है? यह यीस्ट जैसा होता है। अब बात करते हैं, इसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट रहता है। तो यह यीस्ट है और कैप्सुलेटेड फंगाई होता है। यह उसका बेसिक बात हो गया। देखिए, क्रिप्टोकोकस एक ग्रुप है जिसको हम बोल सकते हैं एक जीनस है। इसके अंदर बहुत दो तरह की स्पीसीज होते हैं, उसको समझते हैं। क्रिप्टोकोकस के दो स्पीसीज होते हैं जिनको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं सबसे पहला तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, जो आपको पता है। दूसरा क्रिप्टोकोकस गाटी। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड क्रिप्टोकोकस गाटी दो तरह के यहाँ पर स्पीसीज होते हैं। हालांकि हमें मेनली फोकस रहना है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के ऊपर ही इस वीडियो में। अब बात करते हैं जब क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर भी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के अंदर भी दो अलग अलग वैरायटी होती है। उसको समझते हैं। यहाँ पे दो वैरायटी होती है क्रिप्टोकोकस की। पहले को बोलते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वैरायटी नियोफॉर्मेंस। नाम ध्यान से देखिएगा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वैरायटी नियोफॉर्मेंस। दूसरा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वैरायटी ग्रुपी। तो दो तरह की है यहाँ पे। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में एक खुद वैरायटी नियोफॉर्मेंस है, एक वैरायटी ग्रुपी है। और जो क्रिप्टोकोकस गैटी है, ये अलग स्पीसीज है, ये नियोफॉर्मेंस के वैरायटी नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, गैटी और ग्रुपी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के दो वैरायटी होती हैं। और देखिए, क्रिप्टोकोकस के दो स्पीसीज तो होती हैं, उसके साथ साथ इसके चार सीरोटाइप भी होते हैं, ए बी सी डी करके। क्रिप्टोकोकस के चार सीरोटाइप भी होते हैं, ए बी सी डी करके। जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वैरायटी नियोफॉर्मेंस है, यह सीरोटाइप ए से लिंक करता है। और जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वैरायटी ग्रुपी है, यह सीरोटाइप डी से लिंक करता है। और जो क्रिप्टोकोकस गैटी है, यह सीरोटाइप बी और सी से लिंक करता है। तो ये आपको याद रखना है। यह बेसिक हुआ कि किस तरह से ये होते हैं। हालांकि जब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें यह अलग अलग नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चल पाता कि कौन सी स्पीसीज है। वहां हम सबको क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस मान के ही करते हैं। तो मोस्ट लेबोरेटरीज डू नॉट routinely distinguish between the types and report all isolate simply cryptococcus neoformans। तो ये हुआ बेसिक बात। अब हम लोग समझते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। कैसे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है। डेफिनेटली अगर इसको डिजीज कॉज करना है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर इसको आना पड़ेगा। तो हमारे अंदर पहुंचता कैसे है? तो हमारे अंदर ये इनहेलेशन रूट के थ्रू पहुंचता है। जब हम लोग इसको इनहेल कर लेते हैं, ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब बात आती है कि इसका कौन सा फॉर्म हमारे अंदर इनहेलेशन रूट के थ्रू जाता है, या इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है। तो अगर इसका यीस्ट सेल भी हो या इसका बेसिडोस्पोर हो, दोनों ही इनहेलेशन रूट के थ्रू हमारे अंदर आ सकते हैं। अब बात आती है कि बेसिडोस्पोर होता क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टोकोकस का यह एक सेक्सुअल स्टेज होता है, जिसको हम लोग बेसिडोस्पोर बोलते हैं। तो यीस्ट सेल या बेसिडोस्पोर दोनों ही इनहेलेशन रूट के थ्रू हमारे अंदर आ सकते हैं। तो आपको पता है, इनहेलेशन रूट के अंदर कोई भी चीजें आ रही हैं तो वह डेफिनेटली ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए हमारे लंग्स में फाइनली वह पहुंच जाएगी। तो मतलब यीस्ट सेल और बेसिडोस्पोर हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, अगर वैसा पर्सन है, जो पर्सन उसका इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है, तो वहां पर क्या होगा, लंग्स के अंदर वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और वह हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का, वह यीस्ट सेल और बेसिडोस्पोर दोनों को वहीं का वहीं खत्म कर देगा। यह इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता है। जनरली यही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है, होता है, उसकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। जैसे मान लीजिए अगर HIV का पेशेंट है, उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उनके जो इम्यून रिस्पॉन्स है HIV के पेशेंट के, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो यीस्ट सेल या बेसिडोस्पोर को खत्म कर पाए। तो ये दोनों वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। उस केस में क्या होता है, जब यीस्ट सेल या बेसिडोस्पोर सर्वाइव कर जाते हैं, तो वहां पे ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और यह इन्फेक्शन पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि लंग्स में हो रहा है।
यह इन्फेक्शन अब क्या होगा, ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में फैलेगा और खासकर बात करें तो हमारे सीएनएस में स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस मेनिंजाइटिस कॉज कर पाता है। तो कुछ इस तरह से इसका पैथोजेनेसिस होता है। अभी हम लोग समझते हैं, हमारा मतलब अभी हम लोग क्या समझे कि हमारे अंदर यीस्ट सेल या बेसिडोस्पोर आया और फाइनली वह सीएनएस तक पहुंच गया। अब समझते हैं कि ब्लड से सीएनएस तक वह पहुंचा कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड और सीएनएस के बीच में एक बहुत ही अच्छा हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो हर एक चीज को क्रॉस करने नहीं देता है। तो यह कैसे पहुंच गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिप्टोकोकस के पास एक अद्भुत शक्ति है। यह ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकता है, खुद भी कर सकता है या मैक्रोफाज के हेल्प से भी वह क्रॉस कर सकता है। तो एक एनिमेशन से समझते हैं हम लोग, सपोज दैट ये हमारा यीस्ट सेल हुआ, यह डायरेक्टली चाहे तो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो लेयर्स हैं उनको यह क्रॉस कर सकता है, एंडोथेलियम को आसानी से यीस्ट क्रॉस कर सकता है। या तो यह क्या करेगा, यीस्ट जो हमारा है वो मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, वहां पे मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। अब हमें पता है मैक्रोफेज तो क्रॉस कर सकता है, ये मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, वह स्ट्रक्चर जो बनेगा, मतलब मैक्रोफेज के अंदर अगर यीस्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। यह ट्रोजन हॉर्स के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है या डायरेक्टली भी ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो इस तरह से यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में पहुंच जाएगा और वहां पे इंफेक्शन कॉज करेगा। तो यह बेसिक इसका पैथोजेनेसिस होता है। अब हम लोग समझते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर के बारे में। विरुलेंस फैक्टर मतलब इसके पास ऐसी क्या शक्ति है जो हमारे अंदर डिजीज यह कॉज कर सकता है। सबसे पहली बात तो शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि इसे हमारे होस्ट इम्यून से, हमारे इम्यून सिस्टम से यह बच पाए। तो इसलिए इसके पास होता क्या है, इसके पास होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, जिसमें इसका फैगोसाइटोसिस इसका नहीं हो पाता है। किस वजह से, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से इसका फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। फिर उसके साथ साथ इसके पास एक स्पेशल मेलेनिन फॉर्मेशन करने की क्षमता होती है। कैसे बनाएगा, फिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम का एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से यह मेलेनिन का फॉर्मेशन कर पाता है। इसका यूज क्या होता है, ये हमारे लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। जब मेलेनिन का फॉर्मेशन होता है इस बिहाफ पे हम लोग कल्चर मीडिया में इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इसका अलग कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग समझेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। तो ये हमारे लिए भी फायदे वाली बात है कि मेलेनिन यहाँ पे फॉर्म होता है। ये दो चीजें हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये और भी एंजाइम जैसे फास्फोलाइपेज, यूरियस, ये सब फॉर्म कर सकता है जो कि हमारे लिए घातक साबित होती हैं। तो यह इसका विरुलेंस फैक्टर हो गया। अब समझते हैं हमारे अंदर ऐसा क्या है। सबसे पहले समझते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे। तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल मैंने आपको बताया, यह एक अद्भुत शक्ति है जो हर एक फंगस में होती है, जो डिजीज कॉज करता है। प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर ऑफ द फंगस। इसमें होता क्या है, यह फंगाई को बचाता है, किससे, हमारे फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से और हमारे होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से। तो यह फंगाई सर्वाइव कर जाती है और हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज करती है। ये तो ताकत हो होता है कि यह इसके ऊपर हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वह काम नहीं कर पाता है, इसके अंदर एंटी फैगोसाइटिक नेचर होता है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के अंदर कुछ एबिलिटी है जिसकी वजह से वह हमारे अंदर डिजीज कॉज कर पाता है, और हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर पाता है। उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। मतलब जिसके अंदर रिस्क फैक्टर रहेगा उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के इन्फेक्शन के। तो हम लोग समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या होता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के केस में। तो जो रिस्क फैक्टर है उसका मतलब सिंपल सा है कि ऐसा क्या होगा कि इसके वजह से क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस डिजीज कॉज कर पाएगा। तो बेसिकली इसको इन्फेक्शन करना है, तो अगर हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छे से इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा। जैसे बात करते हैं हम, अगर कोई पेशेंट है जिसमें एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो वहां पर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में काफी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो CD4 टी सेल का काउंट होता है वह 200 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाता है, इसलिए वहां पे इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। तो उनमें चांसेस ज्यादा रहता है कि उनके अंदर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बच के रहना चाहिए जहां पर इनके एरोजन हो, जहां पे ऐसा चांसेस हो कि यह इनहेल हो सके, वहां से उनको बच करना चाहिए। जैसे कि बात करें हम लोग पिजन जहां पे रहते हो उनसे इन्हें दूर रहना चाहिए। तो वहां पे रिस्क फैक्टर होता है कि उनके अंदर जल्दी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यह क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेन के लिए ही है। अगर हम बात करें क्रिप्टोकोकस गैटी के बारे में तो वह
इम्यूनो कम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर पाता है बस बड़ी आसानी से। तो उसका यूजली कॉमन जो जगह है वह इम्यूनो कम्पिटेंट इंडिविजुअल ही होता है, तो वह एसोसिएटेड नहीं है HIV इन्फेक्शन से। यह क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेन ही एसोसिएटेड होता है HIV इन्फेक्शन से। तो यह हुआ इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से। और भी कारण होते हैं जिसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इन्फेक्शन कर सकता है, जैसे कि हम बात करें कोई हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है तो वहां पर भी हो सकता है, या तो अगर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, हमें पता है अगर हम लोग कोई बस मान लीजिए हम लोग ने रीनल ट्रांसप्लांट किया तो उसमें क्या होता है, हम लोग इम्यूनिटी को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं, जिससे कि वहां पर ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, तो वहां पर भी चांसेस होते हैं। फिर बात करेंगे कोई पेशेंट है इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के इन्फेक्शन का। अब समझिए कि इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्लिनिकल सिम्टम आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो आपको मैंने बताया पहले ही कि सबसे पहला जो ऑर्गन इफेक्ट होने वाला है वह है हमारा लंग्स, क्योंकि यह सबसे पहले लंग्स में पहुंचता है। जो प्रॉब्लम आएगी वो लंग्स से एसोसिएटेड ही आएगी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस। तो पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस मोस्ट कॉमन और सबसे पहले देखा जाने वाला सिम्टम होता है। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि लंग्स के बाद वह ब्लड के थ्रू हमारे सीएनएस को इन्वॉल्व करेगी। अब तो उसके बाद क्या होगा, मेनिंजाइटिस होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, यह क्रॉनिक मेनिंजाइटिस का केस होता है। यहाँ पे आपको हेडेक, फीवर, सेंसरी एंड मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको क्रेनियल नर्व डैमेज की वजह से यहाँ पर मसल्स वीकनेस भी देखने को मिलता है और विजन का भी लॉस हो सकता है। तो क्रेनियल नर्व पैरिसिस एंड द लॉस ऑफ विजन भी देखने को मिलता है। यह हुआ सिम्टम क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पर सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पे स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आपको 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो हमने पढ़ा लंग्स और ब्रेन के बारे में। अब समझते हैं स्किन लेजन के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन वेराइटी है वह है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वेराइटी नियोफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, स्किन लेजन कॉज कर सकती है। यहाँ पे और भी ऑस्टियोलाइटिक बोन्स लेजन भी देखने को मिलता है। यह हुआ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में, मतलब ये कहाँ पर ज़्यादा होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में। हालांकि जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे माइकोलॉजी चैप्टर का तो हमने डिस्कस किया था लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द फंगल एलिमेंट। तो वहां पर हम लोग सब कुछ बेसिक डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डायग्नोसिस होती है, क्या कल्चर होते हैं, क्या क्या हम लोग करते हैं डायग्नोसिस में। हालांकि यहाँ पर हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के केस में क्या क्या देखते हैं और वहां पर क्या हमें मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है तो बेसिक है, आपको सैंपल का कलेक्शन करना पड़ेगा जो सब हर टेस्ट के लिए कॉमन होता है। आप कहाँ से स्पेसिमेन ले सकते हैं, तो CSF से ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, स्किन स्कारपिंग से ले सकते हैं। तो हुआ सैंपल कलेक्शन। उसके बाद क्या होता है, दो अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, या तो डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड होता है या तो कल्चर करके होता है। तो बात करते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट डिटेक्टिंग मेथड्स के बारे में, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, निगेटिव स्टेनिंग आता है, फिर ग्राम स्टेनिंग, फिर कुछ और भी स्टेन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग एंटीजन डिटेक्शन मेथड आता है, और फिर हमारा कल्चर तो अलग से आता ही है। आपको देखिए ये सब चीजें नया नहीं लग रहा होगा कि निगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोग सेपरेटली ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि निगेटिव स्टेनिंग में होता क्या है। तो बेसिक आपको याद होगा कि यहाँ पे मॉडिफाइड इंडियन स्टेन का यूज करते हैं, उसके साथ साथ नेग्रोसिन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कैप्सूल देखना है। और जब निगेटिव वर्ड आता है, आपको पता है निगेटिव वर्ड क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ यह करना है कि जो बैकग्राउंड हो, जो फंगाई का बैकग्राउंड हो वो पूरा ब्लैक हो जाए, हमें केवल यहाँ पर फंगाई दिखाई दे और केवल उसके कैप्सूल दिखाई दे। यह स्टेन मेनली कैप्सूल के लिए किया जाता है, अभी हम लोग डायग्राम्स में देखेंगे। फिर बात करते हैं कि इसमें जो कैप्सूल होता है जनरली देखा जाता है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यीस्ट सेल से कैप्सूल का साइज दुगना होता है। लेकिन एक बात और है, जो इंडियन स्टेन होता है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम होती है, वह 60 to 70% ही होती है। आप इस डायग्राम्स को देखिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि जो देखिए ये हमारा यीस्ट सेल हो गया,
ये हमारा कैप्सूल हो गया। कैप्सूल की आप डायमीटर देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और पीछे जो मीडियम देख रहे हैं आप, ये पूरा ब्लैक हो गया है, इसलिए इसको निगेटिव स्टेनिंग बोलते हैं। ये बेसिक बात हुआ हमारे निगेटिव स्टेनिंग के बारे में। अब समझते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो बेसिक है, आपको पता है ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। अगर पर्पल कलर का शो कर रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, पिंक कलर का शो कर रहा है तो ग्राम नेगेटिव है। ये सब बेसिक बातें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कंफर्मेटरी नहीं है, लेकिन कई बार ग्राम पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम से आप रिकॉल कर सकते हैं क्रिप्टोकोकस में ग्राम पॉजिटिव देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम लोग उसके बाद समझते हैं अदर स्ट्रेन के बारे में। तो आपको याद करना है कि म्यूसिकार्मिन स्ट्रेन, मैंने आपको बताया था फंगल एलिमेंट वाले बेसिक वीडियो में भी, कि म्यूसिकार्मिन स्ट्रेन जो होता है वह कार्मिनोफिलिक सेल वॉल को स्ट्रेन करता है, जो कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के केस में होता है। तो म्यूसिकार्मिन, कार से आप कार्मिनोफिलिक याद कर लेंगे, ये तो आसान बात है। फिर बात करते हैं मेजोन फोन्टोना स्टेन के बारे में। तो आपको पता है यह स्टेन किस पे काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेलेनिन प्रोडक्शन होता है इस फंगाई के केस में, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो उस केस में जब मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मेजोन फोन्टोना स्टेन को भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एल्सियन ब्लू स्टेन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि कैप्सूल को डेमोस्ट्रेट करता है। तो एल्सियन ब्लू स्टेन हो गया, मेजोन फोन्टोना स्टेन हो गया, जो कि मेलेनिन के प्रोडक्शन को करता है। फिर म्यूसिकार्मिन, जो कि कार्मिनोफिलिक सेल वॉल के लिए होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दें, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन क्या करता है और क्या क्या हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यह बेसिक हुआ, कुछ और स्टेन हो गए। अब हम लोग समझते हैं एंटीजन डिटेक्शन मेथड के बारे में। यह मेनली बेस्ड होता है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में। मतलब क्या होता है इसका सिंपल समझिए। कैप्सूल मान लीजिए है, कैप्सूल में कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम लोग बाहर से एंटीबॉडी देंगे। अगर बाइंडिंग हो रही है, अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस बिहाफ पे हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यह कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सुलर एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय सीएसएफ और द सीरम। आपको पता है कि मेनली ब्लड से ही सीएसएफ में पहुंचता है, तो यहाँ पर दोनों में आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है और ये रैपिड टेस्ट होता है। 95% इसकी सेंसिटिविटी होती है। कल्चर के बारे में, तो कल्चर आप किसका कर सकते हैं, या तो आप सीएसएफ का कल्चर कीजिए या तो ब्लड का, मतलब सीएसएफ के अंदर जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है उसका कल्चर कीजिए या तो ब्लड के केस में कीजिए। तो सीएसएफ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आप एसडीए अगार या तो चॉकलेट अगार का यूज कर सकते हैं। एसडीए अगार में एंटीबायोटिक्स नहीं होनी चाहिए। एसडीए अगार या चॉकलेट अगार का यूज कर सकते हैं। एसडीए अगार में आपको याद होगा, हमने बेसिक में पढ़ा था कि वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, आपको स्मूथ म्यूकॉइड कॉलोनीज दिखाई देती हैं। इस डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में, तो वहाँ पे टूथपेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर स्मूथ म्यूकॉइड दिखाई देता है। आप इसको चॉकलेट अगार में भी ग्रोथ करवा सकते हैं। अब बात आती है कि चॉकलेट अगार होता क्या है, तो आप कल्चर मीडिया पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पे डिस्कस किया है चॉकलेट अगार, ब्लड अगार, हिमोलाइसिस, इन सब के बारे में। अब इसको आपको इंक्यूबेट करना है 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो यह हुआ सीएसएफ के बारे में। अब ब्लड के बारे में बात करते हैं, तो ब्लड को हम लोग बाईफेसिक ब्लड कल्चर बॉटल्स में करते हैं, जो कि दिखाई कैसे देता है, यहाँ पे सेम वही म्यूकॉइड क्रीमी वाइट दिखाई देगा, जैसा कि हमको दिखाई दे रहा था एसडीए के केस में। आप इसमें देख सकते हैं, ये आपकी बुक का ही डायग्राम से यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है म्यूकॉइड क्रीमी वाइट का। याद क्या करना है, बाईफेसिक ब्लड कल्चर बॉटल्स में करते हैं। यह भी हम लोग कल्चर मीडिया में टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यह बेसिक हुआ ब्लड के बारे में। अब समझते हैं कि कन्फर्मेशन टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, आपको याद भी करना है, जैसे कि माउस पैथोजेनेसिटी टेस्ट, यूरियस टेस्ट, निगर सीड या बर्ड सीड अगार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ द आइनोसिटॉल एंड द नाइट्रेट। फिर बात करते हैं ऑटोमेटिक टेक्निक के बारे में। याद कैसे होगा, आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आपको यह फिगर, यह पोस्टर तो याद ही होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस का। तो आपको ट्रिक क्या लेना है, मुन्ना। तो MUNA, एम फॉर माउस पैथोजेनिसिटी टेस्ट, यू फॉर यूरियस टेस्ट, एन फॉर नाइगर सीड या बर्ड सीड अगार। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं ए फॉर एसिमिलेशन ऑफ द आइनोसिटाल एंड द नाइट्रेट। यहाँ पे NA है तो आप समझ सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ द नाइट्रेट। फिर बात करते हैं ऑटोमेटिक टेक्निक, सबके लिए कॉमन है, हर एक टेस्ट मतलब हर एक चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इस जमाने में। अब इसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। तो यह बेसिक बात हुआ कन्फर्मेशन ऑफ द क्रिप्टोकोकस मेड बाय द, इन सब को आपको याद करना पड़ेगा। पहला है माउस पैथोजेनेसिटी टेस्ट, दूसरा यूरियस टेस्ट, तीसरा नाइगर एंड बर्ड सीड अगार, चौथा क्या है एसिमिलेशन ऑफ द आइनोसिटॉल एंड द नाइट्रेस, फिर लास्ट क्या है ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिक हुआ। अब समझते हैं एक बार हम लोग नाइगर सीड एंड बर्ड सीड अगार के बारे में। हालांकि हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं बेसिक फंगल डायग्नोसिस में।
यहाँ पे आप देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने वहाँ से ही लिया है अपने पिछली वीडियो से, तो वहाँ पे देख सकते हैं आपको कि क्रिप्टोकोकस के पास फिनॉल ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है जो कि फिनोलिक कंपाउंड को डार्क ब्राउन मेलनिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। इसलिए यहाँ पे आपको बीडेड स्ट्रक्चर, सीड जैसा स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।